फंक्शन क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन अ फंक्शन? A block of code that can be reused again and again. Very good. So it's a named block of code. अगर हम proper definition बोले, so function is a named block of code, ठीक है, which is executed when it is invoked or when it is called. तो जब हम उसको call करते हैं, उसको invoke करते हैं, उस टाइम पे आपका जो function है वो call होता है. फंक्शन बनाते क्यों है हम? फंक्शंस आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. यू हैव बिल्ट इन फंक्शंस एंड यू हैव यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है, तो आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हैं. सो बिल्ट इन फंक्शंस जो पहले से बने होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर जो एज अ प्रोग्रामर हम खुद से बनाते हैं. हम क्यों बनाते हैं? फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. दैट इज द मेजर बेनिफिट. सो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इज द मेजर बेनिफिट ऑफ हैविंग फंक्शंस. उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, डीबगिंग जो है वो इजी हो जाती है. वो आपके सारे फंक्शंस मतलब एडवांटेजेस होती हैं इसकी. ठीक है, अब जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मली आपकी हेडर फाइल्स के अंदर, जैसे सी में होता है, यहाँ पर हेडर फाइल्स नहीं होती, यहाँ पर हम उनको मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज कहते हैं. ठीक है, हाँ, मिन मैक्स काउंट. तो कुछ फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन में जो बिना किसी चीज को इंपोर्ट किए काम कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है. और अगर आपको किसी चीज के लिए इंपोर्ट करना पड़े, जैसे कि आप SQRT फंक्शन यूज करना चाहते हो, या आप FABS यूज करना चाहते हो, फैक्टोरियल फंक्शन भी प्री डिफाइंड है पाइथन में, सो उनके लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करके उसकी लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ता है, और फिर हम उसके अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो बिल्ट इन में भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं. स्टैंडर्ड, जिसके लिए कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये हो गया. ठीक है, सो ये आपके पास नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे. आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव इट. तो इसके अंदर पूरा मैंने बताया हुआ है आपको कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, फिर मैथ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. ऐसे ही एक लाइब्रेरी है रैंडम, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मॉड्यूल और लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, एंड देन वी हैव दी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उनका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज मेंशन इन द नोट्स. तो थ्योरी में जो आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है वो सब यहाँ पर गिवन है. एवरी वन ऑफ यू हैव दिस फाइल? सबके पास है ना ये? ठीक है, सो दिस इज, अब हम इसको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं. सो कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, फंक्शन क्या है अभी हमने डिस्कस किया. डिफाइनिंग, कॉलिंग एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो टाइप ऑफ फंक्शन मैंने आपको दिखा दिया. अब बात आती है डिफाइनिंग एंड कॉलिंग की. सो फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड. ठीक है, सो डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन, लेकिन हम पूरा डिफाइन नहीं लिखते, हम सिर्फ डेफ तक लिखते हैं. ठीक है, सो डेफ आप लिखोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? फंक्शन का नाम दोगे. फंक्शन का नाम देने के बाद आप राउंड ब्रैकेट में बताओगे कि उसमें कौन से आर्ग्यूमेंट्स जो है हम रिसीव करेंगे. चारू, आई शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप. मैं अभी आज दोबारा से शेयर कर दूंगी. ठीक है, फाइन. सो व्हेन यू राइट डेफ, you write function name, and then in the round brackets we write list of arguments, and we put a colon here, and इंडेंट के बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखते हैं. सो मेक श्योर यू हैव एन इंडेंट. जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेशन के बाद हैं, दोज आर पार्ट ऑफ योर फंक्शन बॉडी. ठीक है, सो ये फर्स्ट लाइन को हम क्या कहते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड, वी राइट द फंक्शन नेम एंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिसके ऊपर आपका फंक्शन काम करेगा. ठीक है, अभी आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. पाइथन में एक और चीज होती है, वी हैव अ टर्म कॉल्ड पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स. सो नॉर्मली क्या होता है कि कॉल के टाइम पे जो हम पास करते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. सो दीज आर वैल्यूज पास्ड
at the time of call. This is values received in फंक्शन हेडर, उनको पैरामीटर कहते हैं. अगर आप सी वाला याद करो तो उसमें हम क्या करते थे, जिन वैल्यूज को हम पास करते हैं उनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं और जिनको रिसीव करते हैं उनको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, है ना. सो दैट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. गुड आफ्टरनून बेटा. सो आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है. तो जो पास होते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो ऊपर रिसीव होते हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स कहलाते हैं. ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो आपको एक फंक्शन बनाना है टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर. सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है ये. एक और इंपॉर्टेंट रूल है कि फंक्शन कॉल होने से पहले फंक्शन बना हुआ होना चाहिए. सो व्हेन वी आर कॉलिंग अ फंक्शन इट मस्ट बी अ प्री डिफाइंड फंक्शन. पहले से आप उसको डिफाइन करोगे तभी कॉल करोगे, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर सकते. तो हमने लिखा डेफ ग्रेटेस्ट, एबीसी ले लिया. अंदर का कोड वैसे ही होता है जैसे हम नॉर्मल कोड लिखते हैं. इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, आई शुड रिटर्न ए. देन elif b is greater than a and b is greater than c, then we write return b. Else we should write return c. ठीक है, तो अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है तो a रिटर्न होगा, b रिटर्न होगा, अगर ये वाली है नहीं तो फिर c रिटर्न होगा. सो एक फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट कितनी भी बार आ सकती है, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही बार होती है. जहां आपकी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल वापस चला जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था. तो अगर आप यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड आपने कॉल किया ग्रेटेस्ट एंड यू आर कॉलिंग इट विद दीज वैल्यूज, तो यहां पर क्या होगा, रिटर्न करेगा वो 18. उसको मैंने प्रिंट कर दिया. फिर मैंने दोबारा से इसको कॉल किया, तो 186 रिटर्न होगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे. तो बेसिकली क्या है कि आप जब कॉल करते हो तो कंट्रोल जंप करके फंक्शन पे जाता है. जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है फंक्शन वहीं पे वापस आता है जहां से कॉल हुआ होता है. सो इट कम्स बैक एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड. A function can be called any number of times. That is what we call reusability of code. तो एक फंक्शन को आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हो और उसे ही हम क्या कहते हैं, reusability of code. ठीक है, सो ये आपका फंक्शन बन गया. अगर किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट ना हो, रिटर्न स्टेटमेंट लिखी ही नहीं है, तो क्या रिटर्न करता है वो फंक्शन. ये पहला प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं वशिष्ठ अभी. इफ योर फंक्शन does not have return statement or it has return statement लेकिन उसके आगे किसी वेरिएबल का नाम ही नहीं है, we not returning anything, तो वो क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट. नन. वेरी गुड. सो इट रिटर्न्स नन. ठीक है, सो अगर आपके फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, सो इट रिटर्न्स नन. नन मीन्स नन, नो वैल्यू इन पाइथन. ठीक है, इट्स नॉट जीरो, it's not blank string, it means nothing at all. Fine. So this is one thing. So इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं. एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने भी फंक्शंस बना सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो क्या थे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. तो मैंने जो अभी बनाया उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हमने लिए वो थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यूज आप पास कर रहे हो उतनी ही वैल्यूज रिसीव होनी चाहिए. अगर आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट को कॉल कर लेते हो 3 वैल्यूज के साथ, जैसे आपने अभी किया था, तो इससे क्या हो रहा था, ए में 15 जा रहा था, बी में 28 और सी में 16. सो इट इज गोइंग एज पर देयर पोजीशन. फर्स्ट वाला फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड वाला सेकंड वेरिएबल में, थर्ड वाला थर्ड वेरिएबल में. लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉल कर लेते ग्रेटेस्ट और आप पास करते 20,18, ठीक है, आप 2 वैल्यूज पास करते तो क्या चल जाता है ये. Will it work if I'm passing 2 values? Good afternoon. Will it work if I'm passing 2 values? The answer is no. It will not work. Error आ जाएगा कि 3 वैल्यूज चाहिए, आप 2 भेज रहे हो, है ना. ऐसे ही अगर आप इसमें 4 भी भेज दोगे, अगर आपने यहाँ पर
4 भी भेज दी तो भी एरर आएगा, ठीक है। सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि वी हैव टू पास एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हियर एंड दे गो इनटू द वेरिएबल्स एज पर देयर पोजीशंस। तो पहला वाला पहले में जाता है, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे में। सो इट गोज लाइक दैट। हाँ, फॉर दैट वी नीड टू सेट द डिफॉल्ट, ठीक है। ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, बट हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हैं। तो वहां पर कंसेप्ट आता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कि आपके पास एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन आप उससे कम भेज सकते हो अगर हमने डिफॉल्ट सेट किया है। सो इफ आई वांट टू मेक ग्रेटेस्ट, जिसमें मैं चाहती हूँ कि ये 2 के लिए भी चले और 3 के लिए भी चले, तो आई कैन राइट a कॉमा b c इज इक्वल टू 0। सो इसमें अगर सी के लिए कुछ पास होगा, ये कोड सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब अगर आप इसको कॉल करते हो विथ 3 वैल्यूज, तो वो ऑटोमेटिकली 50 को लेगा ए में, बी में जाएगा 70, सी में जाएगा 80, वो 0 ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें अगर 2 वैल्यूज पास करते हो, तो ए में जाएगा 90, बी में जाएगा 60 और सी में ऑटोमेटिकली 0 चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि डिफॉल्ट आप हमेशा राइट साइड से देते हो। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं। अगर मैंने सी को डिफॉल्ट दिया है तो मैं बी को दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने सी को डिफॉल्ट नहीं दिया तो मैं बी को डिफॉल्ट नहीं दे सकती। तो जहां आप डिफॉल्ट दोगे उसके पीछे वाले सब में आपको डिफॉल्ट देना पड़ेगा, वो रूल है, अदरवाइज हम उसको यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद आते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे पाइथन में आपको याद होगा, आप जब फंक्शन लिखते हो तो वो आपको एक पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन सी दिखाता है कि फंक्शन का सिंटेक्स ये है, इसमें ये पास होता है। उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स के आगे ऑलरेडी लिखा होता है कि उनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, तो वो तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो गए। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का पर्पस क्या होता है कि अगर मेरे को ऑर्डर याद ना रहे, ठीक है, मुझे ऑर्डर नहीं याद कि पहले क्या भेजना है बाद में क्या भेजना है, आप उसको आगे पीछे करना चाहते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया डेफ इंटरेस्ट, ठीक है, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहती हूँ। तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या है? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन द कोड फॉर दिस, जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पे। सो प्रिंसिपल इंटू, यहाँ तो खैर चलो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, बट अगर कुछ और ऑपरेशंस हो रहे होते, वेरिएबल आगे पीछे होते, तो बहुत मैटर करता कि आपकी कौन सी वैल्यू किस में जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना एज अ कॉलिंग पर्सन कि सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल भेजना है, फिर मुझे रेट भेजना है और फिर मुझे टाइम भेजना है, क्योंकि ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप जिस ऑर्डर में लिखोगे उस ऑर्डर में जाकर असाइन होगा। तो आपने जो पहली वैल्यू लिखी है दैट विल गो टू द प्रिंसिपल, आपने जो दूसरी वैल्यू लिखी है दैट विल गो टू रेट, तीसरी वैल्यू जो है वो जाएगी टाइम में। सो वी हैव प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ठीक है। सो वी हैव इट लाइक दैट, गॉट इट। अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं इनको आगे पीछे करके यूज कर सकूं। तो मैंने यहां पर कॉल किया रिजल्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। मेरे को इतना तो पता था कि जो पहले वैल्यू भेजनी है वो प्रिंसिपल है, तो मैंने 20,000 लिख दिया। मुझे ये नहीं पता था कि पहले टाइम लिखूं या पहले रेट लिखूं, तो मैंने लिख दिया टाइम इज इक्वल टू 2 कॉमा रेट इज इक्वल टू 4.5। सो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कि अगर हमें ऑर्डर याद ना हो लेकिन उनका नाम याद है, तो आप उसके नाम के साथ वैल्यू को भेज सकते हो। तो अब चाहे मैंने इसको पहले लिखा है लेकिन जाएगा ये टाइम में ही, इसको आपने बाद में लिखा है पर जाएगा ये रेट में ही, ठीक है। तो वैल्यूज आपकी वहीं पे जाएंगी जहां पर वो बनती है। सो इंटरेस्ट 20,000, टाइम हो गया t, रेट हो गया 4.5, सो इट विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। इसे कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। समझ आया ये कंसेप्ट? और इसका भी वही रूल है कि अगर एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे दिया आपने कॉल के टाइम पे, तो उसके पीछे के सारे कीवर्ड होंगे, फिर हम नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं लिख सकते। तो अगर आपने टाइम इज इक्वल टू 2 लिखा है तो आप खाली 4.5 नहीं लिख सकते, आपको रेट इज इक्वल टू 4.5 ही लिखना पड़ेगा। सो एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देने के बाद उसके राइट साइड पे सारे के सारे
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ही होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सब समझ आ गया अच्छे से? सो इफ वी लुक एट दिस, तो यूनिट 3 में से हमने फंक्शंस पढ़ा, डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न वैल्यू, फॉर्मल वर्सेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। नाउ इट्स स्कोप एंड लाइफ टाइम, देन वी हैव रिकर्शन एंड मॉड्यूल। स्कोप एंड लाइफ टाइम क्या होता है? यू हैव लोकल वेरिएबल्स एंड यू हैव ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, सो स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है? आपके पास स्कोप में आप ले लेते हो लोकल एंड यू टेक ग्लोबल। सो लोकल क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। सो अ वेरिएबल डिफाइंड inside a function. This is variable defined outside all the functions. ठीक है, इसका क्या होगा? It can be accessed only within the function where it is defined. It can be accessed anywhere in the program. Yes, lifetime क्या हो गया इनका? Lifetime is from point of definition to end of the function. जैसे ही फंक्शन खत्म होगा इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, और इसका लाइफ टाइम होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ डेफिनेशन टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसका आप एग्जाम्पल देके अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हो इन योर एग्जाम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। तो ये आपका लोकल और ग्लोबल हो गया। तो अगर आप यहां पर लेते हो नम इज इक्वल टू 50 एंड मैंने यहां पर लिया है डेफ प्रोसेस, और इसके अंदर आपने लिया है a इज इक्वल टू 10, और आप यहां पर प्रिंट करते हो a और नम को, सो दिस इज परफेक्टली फाइन। लेकिन यहां पर मैं नॉर्मल कोड लिख रही हूं जहां पर मैंने नम को प्रिंट किया, फिर मैंने प्रोसेस को कॉल किया, और मैंने फिर प्रिंट किया a और नम को। तो हम क्या दिखाएंगे कि दिस स्टेटमेंट विल गिव यू एरर। व्हाई? ये ठीक है, नम यहाँ पे यूज हो सकता है बिकॉज वो ग्लोबल वेरिएबल है, इट कैन बी एक्सेस्ड इन प्रोसेस एज वेल एज इट कैन बी एक्सेस्ड ओवर हियर। और ए लोकल है तो वो प्रोसेस के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। सो लोकल वेरिएबल इज नॉट असेसेबल हियर। तो इसमें एक कंसेप्ट तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया, एक एग्जाम्पल ही हो गया। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि ग्लोबल कीवर्ड किस लिए यूज होता है, तो ग्लोबल, हाँ, तो इसका आउटपुट आएगा एक लाइन पे 50 जो यहां से प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन पे आएगा 1050, सॉरी, जो कि यहां से प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर जब इस पे प्रिंट की बारी आएगी तो एरर आ जाएगा। एक तो लोकल ग्लोबल का ये कंसेप्ट है। दूसरा लोकल ग्लोबल का कंसेप्ट होता है कि अगर सेम नाम का वेरिएबल आपके पास लोकल में भी हो और ग्लोबल में भी हो, जैसे यहाँ पे नम इज इक्वल टू 50 है और आपने यहाँ पे डेफ प्रोसेस किया और यहाँ पर आपने लिख दिया नम इज इक्वल टू 20। अब दोनों का नाम सेम है तो इसमें एरर नहीं होता। ये पॉसिबल है कि दोनों का नाम सेम हो सकता है। आपने यहाँ पे प्रिंट नम किया
प्रोसेस को कॉल किया और फिर आपने यहां पर प्रिंट नम किया। ठीक है, आई एम डूइंग लाइक दिस। सो इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, इसका आउटपुट फिलहाल जो आएगा वो होगा, यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होती है, प्रिंट नम 50 इज प्रिंटेड, प्रोसेस कॉल हुआ, यहां गए, नम में 20 चला गया, हमने 20 प्रिंट कर दिया, वापस आए, अब ये वाला प्रिंट नम एग्जीक्यूट होगा। तो बताओ इससे क्या प्रिंट होगा? यस, वेरी गुड, इट विल स्टिल प्रिंट 50। ये उसको 20 नहीं करेगा क्योंकि यहां आपके दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक इसके पास अपना अलग बन रहा है। सो जब असाइन होता है तो वेरिएबल नया क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, तो उस एग्जिस्टिंग वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग ऑल टुगेदर अ न्यू वेरिएबल। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सेम कोड विद स्लाइट चेंज इन दिस। एक छोटा सा चेंज मैं यहां पर कर रही हूँ, एंड वो क्या कर रही हूं, मैं यहां लिख रही हूं ग्लोबल num on the top, then num is equal to 20, and then I'm going to write this. So print num process print num। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब num आपके पास क्या है? 50 है, इसमें एक ही num बनेगा। सो यहां पे आउटपुट में पहले 50 प्रिंट हो गया, फिर प्रोसेस कॉल हुआ, जब प्रोसेस कॉल होगा तो यहां आएगा, ये ग्लोबल नम कहता है कि न्यू नम वेरिएबल नहीं बनेगा, इट इज गोइंग टू रेफर टू द सेम। सो जब आप 20 करते हो तो आप इसी को चेंज कर रहे हो, सो इट विल प्रिंट 20, एंड नाउ कमिंग बैक इट विल ऑल्सो प्रिंट 20 क्योंकि वही वेरिएबल हमारा मॉडिफाई हो चुका है। गॉट इट? सो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड understand it and should be able to explain it well in the paper. ठीक है, अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है रिकर्शन। रिकर्शन आपने सी में भी पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है, ठीक है, वो वही कंसेप्ट है, बस इसको लिखना आपको किसके अंदर है, पाइथन के अंदर। सो रिकर्शन क्या होता है बता दो फटाफट से। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिकर्शन? What do you understand by the term recursion? Self call till base condition, or when a function calls itself. So here function calls itself, ठीक है, and we must have a condition to stop recursion at a certain point. So we must have recursion and we must have a condition जहां पे जाके आपकी recursion रुक जाए, so that it stops at a certain point. ठीक है, सबसे typical example इसका आपने हर language में बनाया, that is factorial of a number. तो अगर आपको एक number का factorial निकालना है तो हमें पता है कि 5 का जो factorial है, yes वशिष्ठ, वो क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल इज 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। सो बेसिकली वी नो कि नंबर के एक माइनस के साथ आपको उसका फैक्टोरियल चाहिए होता है। तो अगर तो नंबर ही 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, यहीं से रिटर्न 1 करो, काम खत्म कर दो। अदरवाइज हम लिख सकते हैं नम इज इक्वल टू नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1, एंड देन यू शुड रिटर्न दैट। इसको दो स्टेटमेंट्स में लिखने की जगह मैं सिंगल भी लिख सकती थी, रिटर्न नम इनटू फैक्टोरियल नम माइनस 1। आई कुड राइट इट दैट वे ऑल्सो। सो रिटर्न नम इनटू फैक्टोरियल नम माइनस 1 भी लिख सकते थे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अप टू अस। फिर आप यहाँ पर कॉल कर लेते, रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल, जो भी नंबर आप पास करोगे, 6 पास किया तो उसका आएगा 720, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बट ये कॉल कैसे हो रहा है? पहली बार अगर आपके पास नंबर 6 आ रहा है, 6 इज नॉट 1, तो ये बन जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। फिर नंबर 5 रिसीव होगा, वो भी 1 नहीं है, तो बन जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। फिर जब नंबर आपके पास 4 आएगा, सो इट शुड बी 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3।
जब नंबर 3 रिसीव होगा इट विल बी 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2. जब 2 रिसीव होगा तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1. लाइक दिस इट विल वर्क. और रिकर्शन में स्टैक यूज होता है ना. आपने आर्किटेक्चर में भी स्टैक पढ़ा है. तो स्टैक्स का बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है रिकर्शन. जो सबसे आखिरी कॉल होती है वो सबसे पहले खत्म होती है. सो लास्ट कॉल इज द वन विच विल फिनिश फर्स्ट. सो सबसे जब 1 से रिटर्न होगा उस 1 से कैलकुलेशन होगी, फिर वो एक पीछे रिटर्न होगा, फिर वो पीछे रिटर्न होगा, फिर इससे जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ रिटर्न होगा, इससे जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ रिटर्न होगा, एंड फाइनली 720 इज रिटर्न एंड प्रिंटेड. सो दैट्स रिकर्शन. ठीक है. सो ये रिकर्शन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. जो आपने पहले प्रोग्राम्स किए हुए हैं रिकर्शन के, जैसे कि फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची हो गया, HCF हो गया, वो सब आपको आने चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि आपको डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने को भी बोल दें कि राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस यूजिंग रिकर्शन. ठीक है. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड बोथ वे टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकर्शन एज वेल एज यू कुड गेट अ क्वेश्चन ऑन अ प्रोग्राम कि प्रोग्राम दे दिया, बनाओ अब इसको रिकर्शन से. तो आप वो भी एबल होने चाहिए बनाने के लिए. ठीक है. सो दैट्स रिकर्शन. बाकी आपके पास लाइब्रेरीज मैंने आपको बता दी, मैथ है, रैंडम है, वो लिखी हुई है. उसको आप देखोगे तो वो उससे गो थ्रू करके आपको पता चल जाएगा कि अगर मैथ्स के फंक्शन यूज करने हैं तो आप लिख सकते हो इम्पोर्ट मैथ. फिर आपके पास जो भी फंक्शन मैथ का यूज करना है उसके लिए आपको math.sqrt, math.factorial जो है वो मैथ में भी बना हुआ है. सो math.factorial भी लिख सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही math.seal होता है, जैसे कि 9.2 है तो seal मतलब ऊपर वाला. ऐसे ही math.floor है, मतलब नीचे वाला इंटेजर. एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये सब हो जाते हैं. मेन वही प्रोग्राम्स बेटा जो टिपिकल चलते आ रहे हैं, है ना, प्राइम नंबर्स वाले. हाँ, कल प्रोग्राम्स करा दूंगे. कल प्रोग्राम्स कर लेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर लेंगे. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखो, सम ऑफ डिजिट्स आपको पता है ना कुशल. अगर हम 3 डिजिट नंबर को ले रहे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने के लिए तो आप क्या ले सकते हो, डेफ सम. यहां पर आपने नंबर ले लिया. ठीक है. आपने चेक किया इफ नम इज इक्वल टू 0 तो आप यहां से 0 को रिटर्न कर दो. अदरवाइज आप डिजिट ले लो. डिजिट कैसे आता है, नम मॉड 10 करके. ठीक है. नम मॉड 10 करके आएगा. तो यहां पर हम क्या लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ये जो डिजिट है इसका क्यूब प्लस सम नम डिवाइडेड बाय 10. ठीक है. और फिर इस रिजल्ट को आप रिटर्न कर दोगे. तो ये कैसे काम करेगा, अगर आपने 153 भेजा है तो 153 0 नहीं है. इससे आपके पास क्या आया, 3. डी में 3 आ गया. तो ये क्या बनेगा, 3 का क्यूब प्लस सम ऑफ 15. अगली कॉल हो गई. अगली कॉल में डिजिट आपके पास 5 आएगा तो बनेगा 5 क्यूब प्लस सम ऑफ 1. सो इवेंचुअली आपके पास ये आ जाएगा. तो इसका जो रिटर्न होगा वो इसमें ऐड होगा, इसका जो रिटर्न होगा इसमें ऐड होगा, और फिर आपके पास इससे सम आ जाएगा. तो जहां से भी आप इसको कॉल करोगे वहां पर आप चेक कर लोगे कि अगर नंबर और सम ऑफ नंबर सेम है तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नमपाई एंड मैथ. बेटा नमपाई एक अलग लाइब्रेरी है. मैथ जो लाइब्रेरी है दैट बेसिकली हैज ऑल दी क्वेश्चंस. मैथ में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले. ठीक है. और जो आपके पास नमपाई है उसमें एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस है. ठीक है. सो उसमें एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, अब ये दृष्टि ने क्वेश्चन भेजा है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिक्शनरी. ठीक है. अब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे अभी मैं कर रही हूं ये क्वेश्चन सॉल्व दृष्टि पर, वन शॉट्स के बीच में वी विल नॉट टेक डाउट्स. वील फर्स्ट फिनिश द टॉपिक एंड देन यू कैन हैव ऑल योर डाउट्स. कल हमने सारा दिन डाउट्स ही करने हैं, है ना. या आप क्लास के लास्ट में पूछ सकते हो. देखो फर्स्ट लाइन से क्या हो रहा है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बन रही है ऐसे. फाइन. अब आपने लिखा डी लेफ्ट इज इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन. इससे क्या हुआ, इस डिक्शनरी के अंदर की आ गई लेफ्ट और वैल्यू हो गई ये, बोथ आर स्ट्रिंग्स. ठीक है. फिर आपने देखा डी राइट इज इक्वल टू दिस, तो उससे इसमें एक की बन गई राइट, उसकी वैल्यू हो गई
लेस देन का साइन। फिर उसने क्या किया है, प्रिंट किया है डी लेफ्ट एंड डी राइट और डी राइट एंड डी लेफ्ट। सो डी लेफ्ट पे क्या है आपके पास, ग्रेटर देन का साइन, एंड डी राइट पे क्या है, लेस देन का साइन, और फिर क्या है, ग्रेटर देन का साइन, और फिर एंड। देखो एंड और एक तो आपके बूलियन वैल्यूज पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन कहां से लिया आपने दृष्टि? एक आपका एंड और जो होता है दैट वर्क्स ऑन योर बूलियन वैल्यूज, ठीक है, उसका तो अलग होता है कि भाई दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो फॉल्स आएगा। एक हमारे पास ये चीज होती है, जैसे आपने लिखा 7 एंड 9 तो आंसर आ रहा है 9। अगर आप लिखते हो 7 और 9 तो आंसर आता है 7। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं होगा। आपको कहां से मिला है जस्ट लेट मी नो। 7 एंड 9 एंड करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा, और करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा। जैसे आप ग्रेटर देन एंड लेस देन करते हो तो लेस देन आ रहा है। ठीक है, अगर आप ग्रेटर देन और लेस देन करोगे तो ग्रेटर देन आएगा। सो और से पहला वाला नंबर आ रहा है, एंड से दूसरा वाला आ रहा है। आप उल्टा करके भी देख लो शायद। अगर आप ऐसे करते हो तो इसमें पहले वाला आएगा। सो एंड से आता है बाद वाला, और से आता है पहले वाला। ठीक है, सो एंड से क्या आती है, सेकेंड वैल्यू, और से क्या आती है, फर्स्ट वैल्यू, अगर वो बूलियन नहीं है तो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले क्या काम करता है, एंड। सो पहले एंड काम करता है। सो ये काम करेगा पहले, एंड का मतलब है सेकेंड वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड वाला। फिर हमने क्या किया है, राइट पहले लेफ्ट पार्ट में, तो इसमें से भी आपके पास क्या आ जाएगा, और है ना, और में पहले वाला आता है, सो उसमें ग्रेटर देन आएगा। अच्छा, और तो हम अभी कर ही नहीं रहे, अभी हम एंड ही कर रहे हैं, सो ये ही आएगा। ठीक है, सो इसमें भी लेफ्ट ही आएगा। सो आपके पास लेफ्ट एंड राइट है। सो राइट साइड वाला हमने लेना था, उसमें राइट साइड में लेस देन का साइन था इसलिए आया। फिर उसके बाद आपके पास डी राइट, डी राइट में आपका लेस देन है, डी लेफ्ट में ग्रेटर देन है, तो एंड में जो सेकंड वाला होगा वो आ जाएगा, तो ये आ गया। फिर इन दोनों का और होगा, तो जो पहले वाला है वो होगा। दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। तो इसमें आपका लेस देन साइन प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप इसको फिर से ले रहे हो, अब ये सारे ही एंड है, एंड 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 एंड। ठीक है, अब ये सारे ही एंड है, और ये तो अगर इसमें एंड लिखा हुआ है ऐसे, तो दिस इज एरर। इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि एंड आपकी कोई की है ही नहीं। ठीक है, बाकी अदरवाइज ये चीज आपकी इवेल्युएट होती, देखो ये ब्रैकेट्स में है। ठीक है, सो जो ब्रैकेट में है वो पहले सॉल्व होगा, बट द थिंग इज इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर डी एंड यूज हो रहा है, और एंड हमारी की है ही नहीं डिक्शनरी के अंदर। सो यहाँ पर की एरर जनरेट हो जाएगा इस स्टेटमेंट में, और इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसका आपके पास ये आएगा। इसका पूरा पेपर है दृष्टि, तो सेंड दैट पेपर इन द ग्रुप। ठीक है, तो यहां आपको क्या याद रखना है, लॉजिक कि फर्स्ट एंड सेकेंड है तो आंसर इज सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड है तो आंसर इज फर्स्ट। बस इस स्टेटमेंट में ये याद रखना था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, पहले नॉट, फिर एंड, और फिर और। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 3 का आपका जो है वो है फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग हमें क्यों चाहिए होती है, फॉर सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डेटा। आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो सिस्टम में, उसके लिए हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं दैट डेटा इज स्टोर्ड समवेयर। सो फाइल हैंडलिंग में आपकी फाइल्स दो तरह की होती हैं। वी हैव टेक्स्ट फाइल्स and we have binary files. So text files and binary files are there.
टेक्स्ट फाइल्स के अंदर भी आपके पास दो तरह की फाइल्स हो जाती है, रेगुलर टेक्स्ट फाइल एंड CSV फाइल. कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ CSV? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ठीक है, सो रेगुलर टेक्स्ट फाइल में क्या है, इट वुड बी सिंपल टेक्स्ट. ठीक है, सो इट इज प्लेन टेक्स्ट जिसको हमें रीड या राइट करना है. ये होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जैसे कि एडमिशन नंबर हो गया, फिर कॉमा नेम हो गया, फिर उसकी वैल्यू हो गई. ठीक है, ये हो गया something like this. So this is your CSV. And then I have बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हर चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होती है, टेक्स्ट की फॉर्म में. तो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, आप रीड राइट कुछ भी करो, हर चीज कैरेक्टर की फॉर्म में. लेकिन इसमें इंटेजर इज स्टोर्ड एज एन इंटेजर इन द फाइल. Integer is stored as integer, float is stored as a float, list is stored as a list, string is stored as a string. तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप जो भी आपके प्रोग्राम में है, उसी डेटा टाइप में वो जाकर आपकी फाइल के अंदर स्टोर भी होता है. ठीक है, सो इट इज स्टोर्ड लाइक दैट. फाइन. अब फाइल कोई सी भी हो, ऑपरेशंस तो सेम ही होते हैं. फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, फाइल में से रीड राइट करेंगे. ठीक है, सो ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइनरी मीन्स आपका जो डेटा है वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होता है रादर देन कैरेक्टर्स. ठीक है, सो ऑपरेशंस क्या होते हैं? बिफोर यूजिंग द फाइल यू हैव टू ओपन द फाइल, then you have to read or write into the file and then close the file. ठीक है, जब हम फाइल ओपन करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम किस मोड में फाइल ओपन कर रहे हैं, मतलब what operation we are going to perform on it. So आपके पास क्या होता है? read, write, append. एक x भी होता है, हम यूज कर सकते हैं. we don't use it much but it is possible कि हम इसको यूज करें. ये आपके पास PHP में भी सेम मोड्स हैं. In PHP also you have same modes. In C++, Java, almost सब languages में same modes होते हैं. ठीक है, R का मतलब क्या है? Read. So read obviously आप उसी फाइल से कर सकते हो जो exist करती है. If the file is there, I can read the content from there. ठीक है, write जो है आपके पास, that is to write the content in the file. Append का मतलब भी basically write करना ही होता है. तो फर्क क्या है दोनों में? सो राइट में क्या होता है कि जिस फाइल में आप राइट कर रहे हो वो आपको हमेशा एज अ ब्लैंक फाइल मिलेगी, मतलब खाली फाइल मिलेगी. अब अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उसने एक न्यू ब्लैंक फाइल बना दी, दैट इज परफेक्टली ओके. बट अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती थी तो उसके सारे कंटेंट्स रिमूव हो जाएंगे. गेटिंग इट? तो अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती थी तो पुराना सारा कंटेंट इरेज हो जाएगा. वी विल गेट न्यू फ्रेश कंटेंट इन इट. लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई पुराना कंटेंट उसमें रहे और अगला और ऐड हो जाए तो हम अपेंड मोड यूज करते हैं. सो वी यूज अपेंड व्हेन वी हैव टू ऐड न्यू डेटा टू इट. ठीक है, और ये जो साइन है आपका क्रॉस, ये राइट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. इसका मतलब है राइट करना है, न्यू फाइल बनाओ, बट अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो डोंट ओवरराइट इट. ठीक है, तो वो ओवरराइट नहीं करता है, वो सिर्फ तभी न्यू फाइल बनाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नहीं तो एरर आ जाएगा. बहुत कम यूज करते हैं हम इसको, बट ये मोड है. सो रीड राइट अपेंड होता है, इसी के साथ प्लस भी लग जाते हैं, R प्लस, W प्लस, A प्लस. सो R प्लस का मतलब है कि रीड के साथ साथ हम राइट भी करा सकते हैं. W मतलब प्राइमरी मोड यही रहेगा, जैसे कि R प्लस है तो इसका मतलब है कि आप राइट तो करा सकते हो, पर वो फाइल ओपन तभी होगी जब एग्जिस्ट करती है, क्योंकि प्राइमरी मोड कौन सा है? रीड. तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी ओपन होगी. ऐसा नहीं है कि आप R प्लस लिख रहे हो, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो बना देगा, वो नहीं बनाएगा. ठीक है, सो अगर एग्जिस्ट करती है तो हम रीड भी कर पाएंगे, राइट भी कर पाएंगे. W प्लस का मतलब है राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, और A प्लस का मतलब है राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, पुराना कंटेंट भी रहेगा. सो ये टेक्स्ट के लिए मोड हो गए. बाइनरी चाहिए तो सबके पीछे B आ जाएगा, RB, WB, AB. ठीक है, सो B का मतलब है वी आर वर्किंग ऑन अ बाइनरी फाइल. अब सबसे पहली चीज आती है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल. नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं करना होता. फाइल को ओपन करते हैं,
f इज इक्वल टू, हाँ एग्जिस्टिंग जरूरी है, f इज इक्वल टू ओपन, यहां पर आपने कुछ भी फाइल का नाम दे दिया, लेट्स से story.txt एंड यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, सो हमने w दे दिया। अब फाइल ओपन हो गई, खाली फाइल है आपके पास रैम में, इसमें राइट करना है। तो राइट करने के लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड राइट। सो आप लिखोगे f डॉट राइट, दिस इज अ सैम्पल स्टोरी। देखो ऐसा भी होता है, अभी सेमेस्टर 1 के भी एग्जाम्स है ना, सो इट हैपेंस लाइक दिस एट टाइम्स। मैंने क्या किया, क्या आना चाहिए यहाँ पे, और फिर हमें एंड में फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। सो फाइल मस्ट बी क्लोज। आप जब फाइल ओपन करते हो तो रैम में क्रिएट होती है, फिर ये राइट होगा पहले रैम में, फिर जब आप f डॉट क्लोज लिखोगे देन इट इज सेव्ड बैक टू द हार्ड डिस्क। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लोज द फाइल। सो फाइल को बंद करना भी जरूरी है। सिर्फ खुशहाल ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर \n है, आपका विशिष्ट और चारू का स्लैश उल्टा है, ठीक है। और br कहाँ यूज होता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, इन विच लैंग्वेज वी यूज br टू गो टू द नेक्स्ट लाइन? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। टेक्स्ट फाइल में से रीड करने के लिए आपके पास 3 फंक्शंस हैं, एक होता है रीड, एक होता है रीड लाइन, और एक होता है रीड लाइंस। हाँ बेसिकली HTML है, लेकिन जब हम PHP में काम कर रहे होते हैं तो हम इसकी हेल्प से देते हैं, क्योंकि हम उसमें HTML एम्बेड करते हैं, ठीक है। सो रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, देयर आर 3 फंक्शंस टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब रीड क्या करता है, इट रीड्स द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल। इसके भी मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं फाइल हैंडलिंग के पूरे, ठीक है। सो इट रीड्स द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो पूरा का पूरा डेटा रीड होके आ जाता है एक ही स्ट्रिंग में। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हो, सो इट रीड्स 1 लाइन एट अ टाइम। दोबारा कॉल करोगे तो अगली लाइन रीड करेगा, फिर से कॉल करोगे तो अगली लाइन रीड करेगा, तो इसमें हमें लूप के अंदर रीड करना पड़ता है। और रीड लाइंस क्या करता है, इट रीड्स ऑल द लाइंस इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसमें एक ही बार सारा डेटा रीड होके आ जाता है, लेकिन ऐसे आता है, पहले फर्स्ट लाइन लिस्ट के अंदर, फिर कॉमा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड सो ऑन, इट कम्स लाइक दिस, ठीक है। सो ये सारा नोट्स में गिवन भी है। इसके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस हम कल तो करेंगे ही, बट आई विल शेयर द लिस्ट, शेयर द लिंक ऑफ अ प्ले लिस्ट विद यू। उसमें सारे पाइथन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सो यू कैन गो थ्रू दोस्त। बाकी 100 डेज यूट्यूब पे एक पूरा प्लेलिस्ट है, 100 डेज कोडिंग चैलेंज इन पाइथन, आप लोगों ने देखा होगा शायद, ठीक है। सो देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज इन पाइथन। तो उसमें जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है उन प्रोग्राम्स को आप छोड़ सकते हो, बट बाकी सारे प्रोग्राम्स आप जितने गो थ्रू करो उतना आपके लिए अच्छा है, आपको पेपर में प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, उसमें फाइल हैंडलिंग के भी सारे क्वेश्चंस हैं, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, एवरीथिंग, ठीक है। सो ये आपके पास टेक्स्ट फाइल हो गई। अब अगर आप बाइनरी फाइल में रीड राइट करना चाहते हो, चलो पहले हम टेक्स्ट ही खत्म करते हैं। CSV इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। तो आपने क्या लिखा, इसमें इंपोर्ट CSV करना पड़ेगा आपको। सो आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट CSV, ताकि आप इसमें से CSV के फंक्शंस को यूज कर सको।
CSV में जनरली हम एक रिकॉर्ड राइट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, है ना, इस तरह से वी राइट अ रिकॉर्ड। सो जब आपको रिकॉर्ड राइट करना है तो आपने लिखा यहाँ पे डेफ एड स्टूडेंट। मान लो मैं एक स्टूडेंट ऐड कराना चाहती हूँ, तो अगर आप एक स्टूडेंट को ऐड कर रहे हो, आप सबसे पहले अपनी फाइल कैसे ओपन करोगे? आपने ओपन की student.csv, इसकी एक्सटेंशन भी CSV होनी चाहिए। वी वांट टू अपेंड कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रहे, नए स्टूडेंट्स उसमें और ऐड हो जाए। इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है CSV राइटर का। कैसे बनता है? CSV मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, डॉट राइटर लिखेंगे, ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देंगे। तो f इज इक्वल टू ओपन student.csv a, cw इज इक्वल टू csv.writer f। ठीक है, यहां पर मैंने स्टूडेंट का आईडी पूछ लिया। यूजर से अगर आप इनपुट ले रहे हो तो आपने उसको पूछा एंटर स्टूडेंट आईडी, देन नेम ले लिया, इनपुट एंटर नेम, मार्क्स ले लिया, एंटर मार्क्स, एंड इसको मैंने एक लिस्ट के अंदर ले लिया, दैट इज स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स। और यहां पर अब आप राइट कराना चाहते हो तो आप लिखोगे CW डॉट राइट रो, राइट रो, और ब्रैकेट में अपने लिस्ट का नाम दे देंगे। दैट इज इट, आपका जो भी डेटा है वो आपकी फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको मैसेज शो करना है कि भाई स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, वो आप ऐड कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू क्लोज योर फाइल एट द एंड, क्योंकि फाइल अगर क्लोज नहीं की तो आपका हार्ड डिस्क में डेटा जाकर सेव नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो इससे आप एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो। इसमें मैंने स्टूडेंट ऐड किया है, आप प्रोडक्ट ऐड करो, एम्प्लॉय ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, ऐड करने का तरीका हमेशा सेम होगा। ये लाइन ऐसे ही आएगी, ये लाइन ऐसे ही आएगी, ये पार्ट आपका चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि हम फाइल में राइट क्या कर रहे हैं। ये ऐसे ही आएगी, ये ऐसे ही आएगी, ये भी ऐसे ही आएगी। तो ये फिक्स लाइन है। तो फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बहुत ही ईजी होते हैं क्योंकि यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ कोड, सिर्फ जो चीज चेंज होगी कि आप राइट क्या करा रहे हो। ठीक है, इसके बाद इसमें जो हम डेटा देखते हैं वहां पर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ खाली डेटा शो ही करना है, अगर शो करना है तो आप कैसे करोगे? डेफ शो, शो में आप फाइल को ओपन करोगे, इंपोर्ट CSV ऊपर हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, राइट रो राइटर क्लास का फंक्शन है, यस। सो ओपन किया हमने इसको student.csv को। नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू ओपन इन रीड मोड। ठीक है, रीड मोड में आपने फाइल ओपन की, जैसे वहां राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया था यहां पर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो वी विल राइट cr इज इक्वल टू csv.reader_f। अब सारा का सारा फाइल का डेटा ऑटोमेटिकली रीड होके इस CR में आ जाता है। ठीक है, सो फाइल का सारा डेटा रीड होके ऑटोमेटिकली CR में आ जाता है। अब वहां से आपको एक एक डेटा रीड करना है, तो आपने लिखा फॉर stu इन CR। ये stu की जगह आप जो मर्जी नाम लो, आपकी मर्जी है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, यू कैन टेक व्हाटएवर नेम यू वांट हियर। सो फॉर stu इन CR आई कैन डायरेक्टली प्रिंट stu लाइक दिस। अगर मैं ऐसे प्रिंट करती हूँ तो मेरा रिजल्ट ऐसे आएगा। जो भी मेरा स्टूडेंट आईडी है, फिर उसका जो नेम है, और सब कुछ कोट्स में होगा क्योंकि CSV फाइल है। CSV फाइल से चाहे मार्क्स हो चाहे आईडी हो, हर चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आती है। सो एवरीथिंग विल बी इन कोट्स लाइक दिस। सो वो आपने प्रिंट करा दिया। अगर आपको इंडिविजुअल को एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो, लाइक stu0 दैट विल गिव यू द आईडी ओनली, stu1 विल गिव यू द नेम, stu2 विल गिव यू द मार्क्स। ठीक है, अब जैसे ये तो आपको पूरा का पूरा फाइल का डेटा दिखा रहा है, इट इज शोइंग यू द कंप्लीट डेटा। जितने भी स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स थे, उसने एक एक करके सबको रीड किया और शो कर दिया। ठीक है, पर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे को सारे नहीं दिखाने, मुझे सिर्फ उन्हीं को दिखाना है जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है। सो इफ आई टेल यू हैव टू शो ओनली दोज हु हैव गॉट मोर देन 80 मार्क्स, तो आप उस केस में क्या करोगे? उस केस में इस प्रिंट टू से पहले आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन हम देंगे इफ से। अब उसमें कैच ये है कि मैं सिर्फ इतना नहीं लिखूंगी stu2 ग्रेटर देन 80,
मुझे उसके आगे इंट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि stu2 इज अ स्ट्रिंग। CSV फाइल्स में डेटा जो रीड होके आता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में आता है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू राइट इंट बिफोर मेकिंग द कंपैरिजन, नहीं तो वो कंपैरिजन सही नहीं होगा। एक टाइम पे एक स्टूडेंट का डेटा ना बेटा, CR में सारे स्टूडेंट्स हैं। जब ये लूप चलेगा सो पहली बार stu में फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा उसमें सेकंड रिकॉर्ड आएगा, फिर तीसरी बार लूप चलेगा उसमें थर्ड रिकॉर्ड आएगा, और तब तक चलता रहेगा जितने रिकॉर्ड्स आपके पास रीड हुए हैं फाइल से। तो अगर 6 रिकॉर्ड्स रीड हुए हैं तो ये लूप 6 बार चलेगा। पहली बार stu में फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा होगा, सेकेंड टाइम stu में सेकेंड स्टूडेंट का डेटा होगा, थर्ड टाइम stu में थर्ड स्टूडेंट का डेटा होगा, एंड सो ऑन। एंड वी आर कंपेयरिंग इट विद व्हाटएवर कंडीशन वी हैव। मैंने यहाँ मार्क्स के लिए, आपको पेपर में कोई भी कंडीशन आ सकती है, सो आपको वो कंडीशन यहाँ पर चेक करनी है। बट ये ध्यान रखना है कि अगर वो कंडीशन नंबर्स पे चेक हो रही है तो आप अपनी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कराओगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। आया समझ? दिस इज हाउ यू रीड एंड राइट इनटू अ CSV फाइल। तो फ्लोट लिख देंगे इंट की जगह पर। अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू पॉइंट्स में है, जैसे कि प्राइस हो गया, तो आप इंट की जगह फ्लोट लिखो। उससे भी बेटर ऑप्शन है आप ई लिख सकते हो। ई लिखोगे तो वो इंटेजर होगा तो इंटेजर में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यही सेम ऑपरेशंस आप बाइनरी फाइल पे भी परफॉर्म कर सकते हो ऐसे ही, बस उसके फंक्शंस थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैं बाइनरी फाइल बताऊं। ग्रेट। सो बाइनरी फाइल के लिए हम जो मॉड्यूल यूज करते हैं उसका नाम है पिकल, अचार। ठीक है, सो इंपोर्ट पिकल आपको करना पड़ता है। जैसे आपके पास रीड राइट फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे दो मेन फंक्शंस होते हैं पिकल के अंदर, एक होता है लोड, एक होता है डंप। डंप का मतलब है राइट करना, लोड का मतलब है रीड करना। ठीक है, सो ये दो ही मेन फंक्शंस हैं इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ सेम चीज जो मैंने अभी आपको दिखाई CSV से, अब वो मुझे स्टूडेंट ऐड करना है, लेकिन अब मुझे ऐड किस में करना है? बाइनरी फाइल में। तो मैं क्या करूंगी, वही फाइल को ओपन करूंगी। सो आई ओपन फाइल। अब जो आप इसकी एक्सटेंशन दोगे स्टूडेंट की, वो या तो DAT होनी चाहिए या फिर BIN होनी चाहिए। BIN stands for binary, DAT stands for data. So it can be bin या फिर DAT. So F is equal to open student.dat and you want to open it in binary, append binary. ठीक है, so we open it in append binary mode. फाइल ओपन हो गई आपकी, खाली मतलब होगी ही नहीं तो बन जाएगी न्यू, और अगर थी तो उसी में और डेटा ऐड होगा। फिर हमने वहां राइटर बनाया था, यहाँ राइटर नहीं बनाना होता। यहाँ पर फिर वही सेम काम आप लोगे, स्टूडेंट आईडी, बट यहाँ पर अगर आपका आईडी इंटीजर लेना चाहते हो आप, तो आप उसको इंटीजर की तरह इनपुट करवाओगे। वहां पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां हर चीज टेक्स्ट है। सो आपने यहाँ लिखा एंटर स्टूडेंट आईडी, देन नेम, नेम तो स्ट्रिंग ही होता है, सो वी विल टेक द नेम, then we have marks, ये ले लिया। फिर यहां भी हमने उसको लिस्ट में पुट कर दिया। सो वी गॉट द आईडी, we got name, we got marks, and then comes the main statement, that is pickle dot dump. pickle dot dump पहले अपनी लिस्ट का नाम, फिर अपनी फाइल का नाम, एंड दैट्स इट, हो गया राइट। फाइल क्लोज कर दो और प्रिंट कर दो स्टूडेंट एडेड। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक CSV, बस क्या चेंज हुआ है यहाँ पर, पिकल डॉट डंप आ गया। तो ये लाइन सेम रहेगी, ये लाइन सेम रहेगी, बीच में आप क्या डेटा राइट करा रहे हो वो आपको इनपुट कराना है। ठीक है, सो व्हाट डेटा वी आर राइटिंग दैट विल चेंज है, रेस्ट इट्स गोइंग टू रिमेन सेम।
बता रही हूँ, ये समझ आ गया ऐड कैसे होता है? यही रेस कर दूं? ऐड इज क्लियर टू एवरीवन ना? अब हम मान के चलते हैं पिकल इंपोर्ट हुआ है, अब आपको शो करना है, ठीक है? तो आप शो पहले सबको ही शो कर रहे हो। जब आप सबको शो कर रहे हो तो आप फाइल को पहले ओपन करोगे, student डॉट dat रीड बाइनरी, ठीक है? अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं होता कि फाइल में रिकॉर्ड्स कितने हैं। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, जब आप रीड करते हो तो आपके पास रीड और रीड लाइंस फंक्शन है जो कि पूरा का पूरा एक ही साथ रीड कर देते हैं। और अगर आप रीड लाइन भी यूज करते हो तो आप लूप लगा सकते हो कि जब तक ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं आती तब तक रिपीट होता रहे। और सीएसवी में तो और भी आसान है, हम लिखते हैं सी आर इज इक्वल टू सी एस वी डॉट रीडर, तो पूरा का पूरा डेटा रीड होके सीआर में आ जाता है, आप लूप लगा लेते हो। बट यहां पर एक टाइम पे एक रिकॉर्ड रीड होगा एंड आई डोंट नो कि मेरी फाइल खत्म कब हो रही है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप काइंड ऑफ लगाना पड़ता है, जैसे कि ऐसे वाइल ट्रू, जिसके अंदर आप लिख सकते हो डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। तो इससे क्या होगा, आपकी फाइल से डेटा रीड होकर आएगा और इस वेरिएबल में आ जाएगा। एक टाइम पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। सो एट वन टाइम वन स्टूडेंट विल कम एज ए लिस्ट टू डेटा। अब आप उसको प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? या जो कंडीशंस चेक करनी है वो कर सकते हो। बट आपने यहाँ वाइल ट्रू लगा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो पहले बार चला, उसने पहला रिकॉर्ड रीड किया, प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी बार चला, रिकॉर्ड रीड किया, प्रिंट कर दिया। तीसरी बार चला, रिकॉर्ड रीड किया, प्रिंट कर दिया। पर मान लो 5 ही स्टूडेंट थे। अब जब 6 टाइम ये लूप चलेगा, वो ढूंढेगा अगले रिकॉर्ड को, पर अगला रिकॉर्ड तो है ही नहीं। वी डोंट हैव एनी मोर रिकॉर्ड, कुछ है ही नहीं हमारे पास। और अब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है? कि हमारे पास डेटा ही नहीं है तो रीड क्या करें। सो आउट ऑफ डेटा करके एरर आ जाता है। वी वांट कि वो एरर ना आए, तो हमारे पास पाइथन में ट्राई स्टेटमेंट होती है, जैसे जावा में होती है, जैसे पीएचपी में भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना? सो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, पीएचपी में है, वैसे ही पाइथन में भी है। तो आपने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया कि भाई इस पार्ट में एरर आ सकता है। हम यहाँ पर कैच की जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है एक्सेप्ट। बाकी लैंग्वेजेस में कैच होता है, यहाँ पर एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट में आप चाहो तो एरर का नाम मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चल जाता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया EOF एरर। EOF एरर में EOFE कैपिटल है, बाकी का स्मॉल है, ठीक है? तो ये एरर आ गया, मतलब फाइल आपकी खत्म हो गई, एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हम। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइल को क्लोज ही करना है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है? सो ये कोड होता है टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। हमेशा ऐसे ही लिखना है, फाइल ओपन होगी, ट्राई आएगा, वाइल ट्रू आएगा, ये होगा। फिर अब यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा कि कोई कंडीशन लगानी है या क्या करना है, दैट विल चेंज ओवर है। सो दिस इज द बेसिक कोड फॉर रीडिंग। अब अगर आपको सबको प्रिंट नहीं कराना होता, मार्क्स चेक करने होते, तो आप चेक कर सकते थे यहाँ पर इफ डेटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो प्रिंट करो, है ना? यहाँ पे इंट या फ्लोट में कन्वर्ट भी नहीं करना था क्योंकि बाइनरी फाइल है। अगर वो राइट एज एन इंटीजर हुआ है तो रीड भी एज एन इंटीजर ही होगा, तो आपको वो चेक नहीं करना है। जो अभी खुशहाल ने पूछा है कि एक स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसमें आप यहाँ पहले एक आईडी पूछ लोगे, फिर आप चेक कर लोगे कि इफ डेटा 0 इज इक्वल टू जो भी आईडी हमें सर्च करनी है, अगर मैच कर गई तो स्टूडेंट फाउंड। और अगर हमने सबसे कंपेयर कर लिया लेकिन वो आईडी कहीं मैच ही नहीं किया तो स्टूडेंट नॉट फाउंड इन द फाइल। समझ रहे हो? ठीक है, तो इनके हम प्रोग्राम्स करेंगे कल। आज आपकी एक क्लास और होगी जिसमें हम यूनिट 4 का वन शॉट करेंगे। सो यूनिट 4 वन शॉट करने के बाद आप लोग पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, यू विल गो थ्रू द नोट्स, ठीक है? आई हैव सेंट यू 3 पेपर्स, ट्राई टू सॉल्व दोज, एंड टुमारो वील हैव मल्टीपल क्लासेस जिसमें हम सिर्फ डाउट सॉल्विंग करेंगे। तो जहां से भी जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है नहीं समझ आया वो तो हम करेंगे ही, एज वेल एज वी विल बी प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम्स फॉर फाइल हैंडलिंग, फंक्शंस, एवरीथिंग, ठीक है? बट कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल एंड बाइनरी फाइल्स? एक तो चालू सेम टाइम पे 1:30 होएगी सुबह, ये तो है ही आपकी, ठीक है? या अगर थोड़ा जल्दी कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हैं, एक सुबह 11:30 बजे कर लें,
फिर एक 2 बजे कर ले, फिर एक बार शाम को कर लेंगे. इफ यू कैन अटेंड एट 11:30 वी कैन हैव एट दैट टाइम ऑल्सो. आज आपकी क्लास होगी इवनिंग में 5 बजे के आसपास. मैं एक बार मैसेज कर दूंगी आपको अभी आफ्टर द क्लास, मतलब आफ्टर इन हाफ एन आवर. इसमें कोई डाउट है जो अभी किया? हाँ, टुडे इवनिंग 4th यूनिट का वन शॉट करेंगे ना आज. यूनिट 4 का वन शॉट भी हम आज करेंगे. कल हम सिर्फ डाउट्स और